जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म। एनसीईआरटी पढ़कर कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? देखिए, जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के, इसमें हमारी सफलता बहुत कुछ टिकी हुई है हमारे अप्रोच पर, पढ़ने के तरीके पर। सबका स्कूली बैकग्राउंड अलग है, सबके पढ़ने का एनवायरनमेंट अलग है, सबके परिवार का एनवायरनमेंट अलग है ना? सबका सोचने का तरीका अलग है। लेकिन इसी में आप में से जो लोग अप्रोच सही कर लेंगे पढ़ने का, तो उनको आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। आज मिलेगी या कल मिलेगी, ये इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। सही अप्रोच हम बता रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि कितना भी हम सही अप्रोच बता दें, अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करोगे तो आप में से ही भी कुछ लोग फेल हो सकते हैं। मैं एक ऐसी कोचिंग का फैकल्टी रहा हूं लंबे समय तक, जिसका नाम है ध्येय आईएएस, और उसकी मेन ब्रांच जो दिल्ली में है वहां। तो वहां पर एक नहीं, अभी तक कई हजार सिलेक्शन हो चुके हैं। इन सिलेक्शनों में मैं भी एक भूमिका निभाने वाला एक छोटा सा टीचर रहा हूं। लेकिन मैंने वहां पर भी देखा, हमें बहुत बहुत बार अफसोस होता था कि हम लोगों ने इतना किया और हमें और रिजल्ट मिलना चाहिए था, लेकिन भाई बहनों का जो सहयोग है वो इतना नहीं मिल पाया, है ना? तो इसलिए सब लोग खूब मेहनत कीजिए, ठीक है? खूब मेहनत कीजिए भाई बहनों। हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, हम कोई भी जो डाउट्स है वह हम जो है क्लास के अंत में लेंगे। और आप में से जो लोग नए जुड़े हों, मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं कि आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि नोट्स कैसे बनाना है, हम एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं। इसलिए फर्स्ट डे की क्लास 1 से 1.5 घंटे की जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने बताया कैसे नोट्स बनाना है, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। अगर आज कोई ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार क्लास में आए हों, तो मैं जैसे जैसे बताते चल रहा हूं वैसे वैसे करते चलिए। हमारा चैप्टर है आज तीसरा। टाइटल है हमारी बदलती पृथ्वी। हम इसे डिकोड करते हैं, ठीक है? नोट्स बनाना चालू कीजिए, निकाल लीजिए, सब लोग नोट्स बनाना चालू कीजिए। चैप्टर तीसरा डालिए, टाइटल डालिए हमारी बदलती पृथ्वी, ठीक है? टाइटल डालिए। तो यह हमारा जो टाइटल है, हमारी बदलती पृथ्वी। प्रश्न आएगा कि आखिर हमारी पृथ्वी बदल क्यों रही है? तो पृथ्वी का ये जो बदलाव है, ये जुड़ा हुआ है समय से। जैसे कि हम सब देखते हैं कि समय सबको बदलता है। आप अपना फोटो देखते होंगे 5 साल 10 साल पहले का, और अब का देखते होंगे, कहते हैं हाँ हम ऐसे लगते थे। और कुछ लोग बहुत बचपन में क्यूट लगते होंगे, अब लगते होंगे अरे ये कैसे हो गए हैं। सही बात है कि नहीं? ठीक इसी तरह से आप 10 साल बाद बहुत तरीके से लगेंगे। आप ही हैं, लेकिन समय के साथ क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। इस बदलाव के पीछे का कारण क्या है? कुछ नई चीजें बन रही हैं, कुछ पहले की चीजें टूट रही हैं। जैसे हमारा चेहरा, सेल, स्किन बदल रहा है। तो जो पृथ्वी में बदलाव है वो समय से जुड़ा हुआ है। समय से जुड़ा होने का मतलब यह है कि अगर हम देखें तो पृथ्वी का जब निर्माण हुआ होगा, तो हमने कहा था निर्माण के समय हमारी पृथ्वी आग का गोला थी। क्या हम लोग ऐसा बोले थे क्या कभी? क्या हम लोगों ने ऐसा कभी बोला था?
तो हमने कहा पृथ्वी आग का गोला थी, ठीक। फिर हमने कहा बदल रहे हैं। अब बताइए, ये जो हिमालय पर्वत है ना, हम हिमालय को एग्जाम्पल में ले रहे हैं, अदरवाइज आप कहिए जितनी भी बलित पर्वत हैं, क्या ये बलित पर्वत स्टार्टिंग में थे क्या? नहीं थे। क्या कोई चीज, यह पर्वत जैसी पिंड या संरचना गली हुई अवस्था में रह सकती है क्या? जब हम कह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी आग का गोला थी, अरे भाई, आग के गोले में ये इतनी बड़ा ऊंचा चीज नहीं रुक सकता। तो जैसे हम हिमालय को देख रहे हैं, है ना, और जितने भी विश्व के हम आगे चलकर बलित पर्वत देखेंगे। बलित पर्वत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हिमालय का निर्माण, अच्छा, आप में से वो स्टूडेंट हैं क्या, उन्होंने एक वीडियो भेजा था, मैंने एग्जाम्पल में कहा था कि अगर आप सूजी के हलवा पर ऐसे दबाव डालोगे, है ना, तो वो ऊपर उठ जाएगा। और उन्होंने पूरा ऐसा प्रैक्टिकल करके देखा, वीडियो भी भेजा। आज हम उस क्लिप को डलवाएंगे। कोई है क्या वो, है ना? तो पॉइंट ये है कि सूजी का हलवा ले लो और डलवाएंगे वीडियो, मजाक नहीं कर रहे हैं, आप देखिएगा, उन्होंने प्रैक्टिकल किया है इस पर। तो सूजी का हलवा ले लो, उस पर ऐसे दोनों हाथ से दबाव डालो। ध्यान रखना कि हलवा एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए और एकदम गर्म तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मालूम चला गर्म प्रैक्टिकल कर रहे थे, है ना, अब हलवा हाथ में चिपक गया, लेके भाग रहे हैं इधर उधर, है ना। ठीक है। तो जैसे हमारा हिमालय पर्वत या कोई भी पर्वत है, इसका निर्माण, इसका जो निर्माण है, क्या ये धीरे धीरे हुआ होगा कि अचानक हुआ होगा? जैसे कहा जाता है कि हिमालय पर्वत जो है हिमालय पर्वत धीरे धीरे बना। हिमालय पर्वत को कहा जाता है प्रभु शिव की जो है का, शिव का आवास है। तो कैसे बना? धीरे धीरे बना। ऐसे विश्व के जितने पर्वत हैं धीरे धीरे बने। एक बात है भाई। इसी तरह से हम देखते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत बनता है। तो अब बताइए, ये जो ज्वालामुखी पर्वत बनता है, ये क्या धीरे धीरे बनता है कि अचानक बन जाता है? आपने कभी सुना कि आज जो है कि कहीं पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ और 1 किलोमीटर ऊंचा पर्वत बन गया? ऐसा कभी सुने? धीरे धीरे बनेगा। ठीक इसी तरह से जब भूकंप आता है, तो भूकंप जब आता है तो इसमें पृथ्वी में हमारा क्या होता है? बदलाव आता है। तो जो भूकंप में बदलाव आता है, भूकंप से वह क्या होता है? अचानक आता है। कई बार ज्वालामुखी से भी अचानक बदलाव आता है। अब इसी तरह से देखो भाई कि हमारी पृथ्वी की सतह पर वायु है, वायु गति करती है। तो वायु गति करती है तो धूल उड़ाती है कि नहीं? आप में से कितने लोग आप में से कितने लोग राजस्थान गए हैं? अच्छा छोड़ो, नहीं गए हैं तो बहुत से लोग तो राजस्थान से होंगे। आप में से बहुत से लोगों ने मूवी देखी होगी। पहले की मूवी जो है कि बहुत ज्यादा शूट होती थी राजस्थान में, राजस्थान के टिलों में, है ना। एक्टर या एक्ट्रेस ऐसे जा रहे हैं, उधर से हवा आ रही है, धूल भरी आंधियां आ रही हैं, और एक्टर को पता नहीं है, एक्टर और एक्ट्रेस को वहां पर रोमांस सूझता है। देखा होगा आपने। उस रोमांस को छोड़ दो, ये देखो उनके पीछे वो जो बालू के टीले हैं, वो क्या उन लोगों ने बनाए होंगे क्या? नहीं नहीं नहीं। बालू के टीले कौन बनाता है? वायु बनाती है। वो लोग एक स्थान पर अभी शूट करके आए, 1 महीने बाद जाते हैं, वो टीला उनको नहीं मिलता है। क्यों? वहां का जो टीला है वह दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है वायु के द्वारा। ठीक बात। इसी तरह से आप जल को देखोगे तो जल भी क्या करता है? जब नदी है, नदी आप हम लोग हिमालय क्षेत्र में जब जाएंगे देखेंगे तो पता चलेगा नदी ने बहुत गहरी घाटी का निर्माण किया है ना। बहुत गहरी घाटी। ये गहरी घाटी किससे बनी है? जल के कटाव से बनी। ठीक इसी तरह से देखते हैं हम लोग सागर। तो ये जो सागर है, ये भी क्या करता है? कटाव करता है। तभी तो आप जो है कि सागर के किनारे बालू का ढेर देखते हैं। कुल मिलाकर ये कुछ ऐसे कारक हैं जो अपनी गति से पृथ्वी के स्वरूप को बदलते हैं, पृथ्वी के स्वरूप को बदलते हैं। जैसे अरावली,
के विषय में कहा जाता है कि पहले बहुत ऊंचा हुआ करता था। कहाँ चली गई उसकी ऊंचाई भाई? उसको हवा ने काट दिया, उसको जल ने काट दिया। है ना, सागर तो खैर वहां पे नहीं पहुंचेगा। आप देखे होंगे कि जब बारिश होती है तो बारिश के समय बहुत कच्चे रास्तों पर ऐसे छोटे छोटे से गड्ढे बन जाते हैं, नाली जैसी संरचना। वो कैसे बनती है? जल के माध्यम से। क्लियर? तो हमने क्या देखा? इन सभी कारणों से क्या होगा? पृथ्वी बदलेगी। बदलेगी कि नहीं भाई और बहनों, बताइए ना, बदलेगी कि नहीं? बदलेगी। टाइटल डिकोड कर लिए हम लोग, टाइटल डिकोड कर लिए। अब हम पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है? मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ पढ़ना चालू करें तो लोग सोचते हैं अच्छा गुरुजी अभी तक कहानी सुना रहे थे। ये नोट कर लिया कि नहीं आप लोगों ने? नोट कर लिया कि नहीं? कॉन्फिडेंस आ रहा कि नहीं भाई और बहनों? इतना मेहनत करने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आया हो तो समझ लियो नहीं हो पाई है फिर तैयारी सही से। ठीक, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं और हम लोग अब एक एक लाइन पढ़ना चालू। आप लोगों ने वीडियो नहीं भेजा, बहुत कम लोगों ने भेजा। तो उसके दो कारण हैं। या तो वास्तव में हम सही पढ़ा नहीं रहे, तो आप बोलना नहीं चाहते हो कि गुरुजी इतना घटिया पढ़ाते हो, क्या बोले वीडियो में, चोर रहने दो। या फिर बड़े आलसी हो आप। अब क्या कारण है वो आप जानो। चलो आइए, आइए। स्थल मंडल पढ़ना चालू कर रहे हैं भाई बहनों। स्थल मंडल, स्थल मंडल का मतलब स्थलीय भाग अनेक प्लेटों में विभाजित। अब लो, ये पहला ही पॉइंट। इस पहले पॉइंट को डिकोड करने के लिए आइए, पहले ही लाइन में समझने वाली चीज मिल गई यहां पर। बच्चों रुकना एक बार, मैं कुछ प्रयोग, वैसे भी ये भी ठीक ही है, चलो ठीक ही बन गया। ये जो है कि एक गोला टाइप का है, ठीक। क्या आप सब लोगों ने फुटबॉल देखा है क्या? क्या आप सब लोगों ने फुटबॉल देखा है? ठीक। अगर फुटबॉल देखे हैं तो क्या मुझे ये बता सकते हैं फुटबॉल एक टुकड़े से बना होता है या कई टुकड़े से? एक टुकड़े से बना होता है या? चले, अब मान लेते हैं ये हमारा फुटबॉल है, ठीक है, कई टुकड़ों से जुड़कर ये बना हुआ है। अगर यह जो टुकड़ा है, मान लो यह जो टुकड़ा है, यहां पर इसका जॉइंट है, जॉइंट है, अगर मैं यहां पर छेद कर दूं तो क्या हवा निकल जाएगी क्या? निकल जाएगी। और हवा निकल जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। ठीक बात बोल रहे हैं हम। अच्छा, अब ऐसे ही जो हमारी पृथ्वी है ना, वह कोई सिंगल टुकड़ा नहीं है। जैसे आप देखते हैं बास्केटबॉल, या आप 10 रुपए की प्लास्टिक की गेंद लेकर आते हैं, है ना, जो बच्चों के खेलने के लिए, तो या गुब्बारा ले लो गोल वाला, तो वो एक एक लेयर होता है, ठीक है, एक लेयर होता है। लेकिन फुटबॉल एक लेयर नहीं, एक टुकड़ा नहीं होता, कई टुकड़ों के जुड़ने से फुटबॉल बनता है। तो अब यहां पर लिखना क्या है? जिस तरह से, जिस तरह से, नोट कीजिए,
फुटबॉल का निर्माण, फुटबॉल इसलिए लिख लीजिए ताकि भूले ना, फुटबॉल का निर्माण अनेक टुकड़ों से होता है, अनेक टुकड़ों के जुड़ने से होता है। उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी, हमारी पृथ्वी भी कई टुकड़ों से, कई टुकड़ों से जुड़कर बनी है, जुड़कर बनी है। ठीक है। जय भगवान जी, कोई बात नहीं भैया, आप मेहनत का काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बाद में कर लीजिएगा। जय भगवान जी सर, मैं खेत में पानी लगा रहा हूँ। आपके डेडिकेशन को सलाम है भैया। ठीक है, तो हमने क्या, ये कई टुकड़ों से जुड़कर ही बना हुआ। एक वीडियो भेजिएगा हमको, जो कल हमने नंबर बताया था ना, उस पर वीडियो भेजिएगा खेत में पड़ते हुए। कितना प्यारा सीन होगा है? मुझे बचपन याद आ जाता है। तो मेरे पास भी ना जैसे आप लोगों के पास कमरा होगा, पंखा होगा, ऐसा नहीं था। तो मैं भी क्या करता था, खेत में चला जाता था। एक पेड़ था, ज्यादा पेड़ भी नहीं था, एक ही पेड़ था। तो खेत के बीच में था, मतलब थोड़ा सा सड़क से, है ना। वहां पर ऊंचा हमने क्या किया, मिट्टी डाल डाल के थोड़ा सा चबूतरा बना लिया। तो वहीं चला जाता था और वहीं पर पढ़ते पढ़ते लेट भी जाता था, और ठंडी ठंडी हवा आती थी। बड़ा प्यारा सीन था। हम डेली जाते थे। ये बात उस खेत में रहने वाले सांप को पता चल गई। कुछ दिन बाद आकर वो भी हमारे साथ ही लेटने लगा। हम पढ़ते पढ़ते वहीं सो जाते थे, वो भी आकर सो जाता था। एक दिन हमारी नींद अचानक खुल गई और हमने देखा उसको। उसके बाद हम कभी नहीं गए। हमने कहा तुम अब अकेले सोओगे, है ना। तो खेत का बड़ा बच बचा के बरसात का जब मौसम होता है ना, कीड़े मकोड़े ज्यादा निकलते हैं। ठीक है। आइए, तो हमारी पृथ्वी इन टुकड़ों से जुड़कर बनी है। इन टुकड़ों को, इन टुकड़ों को प्लेट कहते हैं, प्लेट कहते। ठीक बात। अब हम समझ पाए टुकड़े क्या हो, प्लेट। अब देखिए, जो हमारी पृथ्वी के हम प्लेट की बात करते हैं, टुकड़ों की बात करते हैं, तो ये ठोस है। अर्थात ऊपर का भाग, हमारी पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या है, टुकड़े, इनको हम प्लेट बोलते हैं। इसको समझने के लिए, क्या नॉर्थ अमेरिका आपको एक टुकड़े के रूप में दिखाई देता है? क्या आपको साउथ अमेरिका एक टुकड़े के रूप में दिखाई देता है? क्या आपको अफ्रीका एक टुकड़े के रूप में दिखाई देता है? क्या एशिया कॉन्टिनेंट या यूरेशिया आपको एक टुकड़े के रूप में दिखाई देता है? क्या प्रशांत महासागर का जो जल है, वो किसी चीज पर टिका होगा कि नहीं? आखिर प्रशांत महासागर भी तो एक कटोरे नुमा है, गड्ढे नुमा भाग है। उसका जो बॉटम होगा, वो एक टुकड़े के रूप में है। क्लियर। तो इन्हीं टुकड़ों को कहते हैं प्लेट। तो हम प्लेट क्या बोल हमने, कि पृथ्वी का जो निर्माण है वो कुछ टुकड़ों से जुड़कर हुआ है। इन टुकड़ों को हम प्लेट कहते हैं, जो कि जो कि पृथ्वी का, पृथ्वी का सबसे ऊपरी ठोस भाग है, सबसे ऊपरी ठोस भाग है। ठीक है। क्लियर, क्लियर हो गया। चल, बताइए। एक लाइन सोचिए,
एक लाइन कितना हमें विचार करने पर मजबूर कर रही है कि नहीं? एक लाइन कितना विचार करने पर मजबूर कर रही है। अगर हम इस पर विचार ना करते तो आपको नहीं लगता हम कुछ चीजें मिस कर देते, है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा? स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। क्या आप सब लोगों ने बरसात में नाव चलाया है, या फिर आपने किसी को नाव चलाते देखा है? कागज का नाव बना लिया, देखा होगा। सर जी क्लास चल नहीं रही है। चल तो रही है भैया, विनोद जी चल तो रही है, तभी तो आपका कमेंट मुझे। तो आप देखे ही होंगे। तो नाव क्या होती है, वो किधर जाती है? जिधर पानी जा रहा है ना? आप लोगों ने किया होगा प्रैक्टिकल। हम लोग जब, है ना, थे कॉलेज वगैरह में, तो हमारे एक मित्र ने प्रयोग किया। उन्होंने नाव के माध्यम से अपना एक प्रेम पत्र जो है कि किसी के घर पहुंचाने का प्रयास किया। अब नाव को तो देखिए इमोशन समझ में आते नहीं है, वो तो पानी के हिसाब से चलती है। नाव जो है कि उस प्रेम पत्र को लेकर, है ना, उनके चाचा के यहाँ पहुंच गए। चाचा ने उठाया वो पत्र, और उसके बाद जो बारिश हुई घर में, घर के अंदर, बाहर तो पहले से हो रही थी, घर के अंदर उसके बाद जो बारिश हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैंने उनसे पूछा क्यों हुआ ऐसा? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं भैया, हमने तो नाव को इधर भेजा था, वो उधर चला गया। तो हमने कहा पानी किधर जा रहा था? कि भैया ये नहीं देखे। हमने कहा भाई देखो, नाव की कोई अपनी दिशा नहीं होती, जिधर जिधर पानी जाएगा नाव उधर ही जाएगी। ठीक इसी तरह से हमारी पृथ्वी के अंदर आगे चलकर हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि हमारे पृथ्वी के अंदर एक ऐसी परत है जो कुछ लिक्विड कंडीशन में है। इतनी लिक्विड नहीं, एकदम पानी की तरह तरल नहीं है, लेकिन समझो ऐसा कि अगर दूध गाढ़ा हो जाए, दूध गाढ़ा हो जाए तो भी है तो दूध ही ना, और उसको अगर हीट मिलेगा तो बबल्स करेगा कि नहीं? मान लो बहुत सा बड़ा सा कड़ाहा लीजिए आप, और बहुत से बड़े कड़ाहे में क्या कीजिए, आप जो है कि हीट दीजिए, उसको खोलने लगे, और ऊपर मुनक्के डाल दीजिए, तो मुनक्के कूदने लगेंगे कि नहीं? कूदने लगेंगे ना, क्योंकि इसको हीट मिल रहा है। दूध गाढ़ा है तो क्या हुआ, हीट मिल रहा है, वो गति करेगा, एनर्जी है ना उसके अंदर, एनर्जी। ठीक इसी तरह से हमारे पृथ्वी के अंदर आगे चलकर हम समझें कि एनर्जी है, ये एनर्जी इन टुकड़ों को गति करती है। अब आपको ये टुकड़े गति करते हैं कि नहीं, इसका प्रमाण एक है। आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि हम भारत के लोग हमेशा यहीं पर रहे हैं? कितने लोगों को लगता है कि हम हमेशा यहीं पर रहे? जब आपसे कोई कहे कि हमारे पूर्वज यहीं के हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, कहना अरे महाराज, आप तो नई नई बात करते हो, पुरानी बात करो। हमारा जो देश है ना, इधर लिख देता हूं ना, हमारा हमारा जो देश है, इसका अधिकांश भाग, अधिकांश भाग, है ना, अभी बताऊंगा अधिकांश भाग क्या। अधिकांश भाग, और ब्रैकेट में क्या कर लो, है ना, गंगा के मैदान के दक्षिण वाला, गंगा के मैदान के दक्षिण वाला भाग, है ना, जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये किससे जुड़ा था? ये अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा था, अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा था। गांधी जी अफ्रीका महाद्वीप ऐसे नहीं गए थे। किताबें कहती हैं कि वो केस करने, एक जो है कि ब्रिटेन से, लंदन से जो है कि वकालत करके आए थे, तो एक अब्दुल्ला जी थे, अब्दुल्ला शेख, उनका केस लड़ने अफ्रीका गए थे। ना ना ना, ये सब तो बेकार की बातें हैं।
गांधी जी की आत्मा से पूछोगे तो बताएंगे कि हम अफ्रीका इसलिए गए थे ताकि हम अपने पूर्वजों की भूमि देखा। तो हम सब लोग अफ्रीका महाद्वीप से जुड़े हुए थे। हमारा जो पूरा ये भूखंड है अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर, कैसे, जैसे यह जो भाग है ना, ऐसे ऐसे है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर और फिर उत्तर पूरब की ओर बढ़ता हुआ आज यहां पहुंचा है। ठीक है, क्या हम इस बात को समझ पाए? चेयर दे दो बच्चे, चेयर बैठ के पढ़ो। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। अब चारों का तरफ घूमने का मतलब ऐसा नहीं चक्री की तरफ घूम रही है, नहीं, इनका एक व्यवस्थित पैटर्न है। इनके नीचे की एनर्जी इनको जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहती है उसी डायरेक्शन में ये जो है, एक सेकंड देना बच्चों, एक मिनट। इसको रखना, ठीक है। ठीक बात, यहां तक क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? एक लोग कह रहे हैं नेहा जी एक बार फिर से बता दीजिए क्या, कि हम लोग, हमारा जो ये जो भूखंड देख रहे हो आप, यह हमारे देश का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार हमने सुना है। भाई बहनों, थोड़ा सा पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है ना। कल मुझे कुछ ऐसा काम करना पड़ गया जिसमें मुझे लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ा और उसकी वजह से पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं बैठ गया हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? है ना, मैं समझाऊंगा, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। देखो, तो हमने ये कहा कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है ना, ये एक टुकड़ा है, एक प्लेट है जो अफ्रीका महाद्वीप को खोलिए आप सब लोग देखिए। अफ्रीका महाद्वीप में एक मेडागास्कर हिस्सा है, मेडागास्कर, वो भी, और हमारा प्रायद्वीपीय भाग भी, और ऑस्ट्रेलिया भी क्या था, ये सब जुड़े हुए थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि टूट गए, अलग हो गए, नाराज हो गए। भारत जो है कि उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके चल दिया। ऑस्ट्रेलिया कहा कि हम पूरब की ओर जाएंगे। मेडागास्कर कहा कि नहीं, हम अफ्रीका से इतनी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, पास में ही रहेंगे। दक्षिण अमेरिका कहा हम तो इनसे बहुत दूर जाएंगे। दक्षिण अमेरिका बहुत दूर निकल लिया। अंटार्कटिका उसने कहा कि हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे यार, एकदम दक्षिण की ओर चला गया। वंदना जी लिखती हैं, सर जब से आपसे पढ़ लिया है और किसी से पढ़ने का मन नहीं करता। हाँ, मेरी टीचिंग में ये तो है, हमारी टीचिंग में इस चीज पर तो मुझे भी गर्व है कि अगर आपने मुझसे पढ़ लिया तो फिर बाकी लोगों से पढ़ने के लिए ना बड़ा दिमाग के साथ जो है कि एक तरह से कहा जाए तो दबाव डाल के करना होगा, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। वो लोग क्या करते हैं कि बस हाँ भैया ये होता है, क्यों होता है, कैसे सोचना है, इस पर बात नहीं करते। आइए आगे बढ़िए, सब लोग कमेंट रोक दीजिए, कमेंट रोक दीजिए। तो हमने कहा ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग। आगे सब कुछ क्लियर होगा, बस अभी धीरे धीरे बढ़िए, धीरे धीरे। देखो एनसीईआरटी जितना नहीं बता रही उससे कितना ज्यादा मैं बता रहा हूं, मुझ पर भरोसा रखिए। हम इसको एक एक टुकड़ों को तोड़ेंगे, एक एक की गति करवाएंगे, क्यों गति करके कहां जा रहे हैं सब बताएंगे, भविष्य में क्या होगा सब बताएंगे। थोड़ा समय लीजिए। पृथ्वी के अंदर, हाँ, पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। अब देखिए यहीं से एक लाइन हमारी क्लियर हो गई। क्या हुई कि पृथ्वी के अंदर गला हुआ पदार्थ है
और कल मैंने गले हुए पदार्थ को क्या नाम दिया था? मैग्मा नाम दिया था। अब एक बात बताइए, क्या मैग्मा किसी प्लेट को गति करवा सकता है क्या? क्या आप सब लोगों ने सब्जी या दाल बनाया है कढ़ाई में, सब्जी या दाल? भैया थोड़ी जल्दी जल्दी, बिल्कुल भैया, राहुल भैया बिल्कुल। तो हमने क्या कहा, क्या आपने सब्जी या दाल कढ़ाई में कभी खोलते हुए देखा है? आपने चावल बनाते हुए देखा होगा कि हम उसको क्या करते हैं, किसी बर्तन में रख देते हैं, उसको ढक देते हैं। वो ढक्कन क्या होता है, कुछ समय बाद गिर जाता है। गिर जाता है कि नहीं गिर जाता है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर हीट होता है। ठीक इसी तरह से पृथ्वी के अंदर ये कह रहे हैं कि मैग्मा है। देखेंगे आगे कि मैग्मा क्यों है, कैसे बना, उसी की वजह से गति होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, कि जैसा कि क्रियाकलाप में बताया गया है। क्रियाकलाप में छोड़ दीजिए, यहां पर ये देखिए, ये है क्रियाकलाप, ये कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए कि हम लोगों ने सोयाबीन की सब्जी कभी बनाई है? पनीर की सब्जी कभी बनाई है? कढ़ी कढ़ी बरी बनाई है कि नहीं? तो कढ़ी और बरी में हम कोई बरी जो है कि एक स्थान पर डालते हैं और उसको हम ढक देते हैं और वो खौलता रहता है। क्या वो वहीं पर रहता है कि वो घूमता रहता है? बरी जो होता है कढ़ी में जो डालते हो, घूमता रहता है कि वही रहता है? घूमता रहता है। वह क्या होता है, घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है? उसको हीट मिलती है। उसको हीट मिलती है। तो देखो है क्या, हमारी पृथ्वी बंद है। जैसे आपने आपने देखा होगा, कुकर सब लोगों ने यूज किया होगा, राइट? किया होगा। और कुकर में आपने दाल बनाया होगा। तो कुकर में जब आप दाल बनाते हो, तो भाई एक बात बताओ, वो सीटी से दाल क्यों फेंकता है? सीटी से दाल क्यों फेंकता है? यही बात हमारे दीदी के बच्चे ने पूछ लिया हमसे। हाँ मामा, आप बहुत पढ़ाते हो। हमने कहा बताओ फिर क्या जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये बताओ, ये कुकर दाल क्यों फेंकता है? आप बताइए क्यों फेंकता है? अभी अभी सबका डाउट हम लेंगे, अभी नहीं। अभी लेंगे 9:45 पर। तो होता क्या है, देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं, है। मान लो आप जो है कि गर्मी में गर्मी में आपसे कोई कहे 2 बजे, जून का समय है, और एक गाड़ी खड़ी थी, टू व्हीलर। आपसे कोई कहे भैया रिश्तेदार आए घर पे, थोड़ा सा बाहर से वो ले आते, दही ले आते, लस्सी बन जाता। आप तुरंत जाकर जब गाड़ी गाड़ी पर बैठते हो, तो कूद जाते हो कि नहीं? एक बार के लिए कूद जाते हो कि नहीं? हीट लगता है आपको। ठीक इसी तरह से कहीं पर आप बैठ रहे हो और कोई गर्म चीज वो नीचे से लाके कोई रख दे, हम क्या करते हैं, कूद जाते हैं। होता है ना? ठीक इसी तरह से जब भी हम किसी भी बर्तन में या किसी भी चीज को नीचे से हीट देते हैं, तो वो हीट ट्रांसफर होता है ऊपर की ओर। तो हीट जब ट्रांसफर होता है तो उसमें एक एनर्जी है, जैसे आप कूद गए ना, ऐसे ही जितनी भी चीजें रखी रहती हैं वो भी कूदती रहती हैं, क्योंकि उनको हीट मिल रहा है। ठीक है, तो वही चीज लिखा है कि, अच्छा आगे बढ़ते हैं। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। अब बताओ, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? जैसे कि मैंने कहा, हमारा इंडिया का जो दक्षिणी भाग है वो अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा था, ऑस्ट्रेलिया भी हमसे जुड़ा था, मेडागास्कर भी जुड़ा था, अंटार्कटिका भी जुड़ा था। सब टूटे, तो क्या पृथ्वी का स्वरूप बदला कि नहीं बदला? वही हो। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। क्या है? जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो क्या होगा एंडोजेनिक फोर्स? अब ये बताइए कि भूकंप कहां पर उत्पन्न होता है, पृथ्वी के अंदर या बाहर?
पृथ्वी भूकंप कहां उत्पन्न होगा? पृथ्वी के अंदर या बाहर? क्या हमारा पड़ोसी डेली प्रार्थना करता है, भगवान तेरे होने पर हमको भरोसा नहीं है, अगर भगवान तू है तो ये हमारे घर को बोलते हैं वो कि ये घर एकदम नर्क में चला जाए, पाताल लोक में चला जाए। वो बड़ा कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आता कि नर्क नीचे नहीं ऊपर बताया जाता है। तो कंफ्यूज है कि नर्क में भेजना है पाताल लोक में, और शायद इसी वजह से भगवान उसकी सुनते नहीं है ना, उसकी सुनते नहीं है। उसका कहने का मतलब ये होता है कि भूकंप आ जाए। भूकंप कैसे आएगा उसको भी पता है, अगर वो भूकंप ला सकता है ना तो वह खुद ला देता, लेकिन नहीं ला पाया, वो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होगा। तो एंडोजेनिक फोर्स हुआ। जिस बल की उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर से हो रही है, एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, ठीक। अच्छा, ज्वालामुखी कहां से उत्पन्न होता है? ज्वालामुखी वो क्या होता है? वो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है। तो क्या हम इसको भी एंडोजेनेटिक फोर्स बोल सकते हैं क्या? तो हमने क्या देखा, भूकंप है या ज्वालामुखी, चूंकि इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर होती है तो इनको हम एंडोजेनिक या अंतर्जात बल बोल सकते हैं। अच्छा, ये भूकंप और ज्वालामुखी आपको नहीं लगता ये तेजी से होता है? क्या आपको पता भूकंप अचानक आता है कि बता के आता है कि भैया इस दशक के इस वर्ष में इस जो है कि महीने में इस दिन इतने घंटे इतने मिनट इतने सेकंड पे? कुछ नहीं बताता है भाई, आ जाता है एकदम। वो क्या होता है? आ जाता है। तो क्या हुआ? अंदर से उत्पन्न हुआ। तो ये भूकंप है और ज्वालामुखी अचानक आता है। लेकिन क्या पृथ्वी के अंदर, जैसे अंतर्जात बल का एग्जाम्पल, जैसे आपको कई बार किसी को बड़ा प्यार आ जाता है और कई बार गुस्सा आता है। ये प्यार और गुस्सा आपको अंदर से आता है या बाहर से आता है? बताइए एक बार। अंदर से आता है और अचानक आता है। अंदर से आता है। तो इमोशन क्या कहेंगे? अंदर से उत्पन्न होने वाला बल है। अच्छा बताइए, आपका इमोशन कहीं से कहीं पहुंचा देता है कि नहीं आपको? जैसे अभी क्लास कर रहे हैं, अब मैंने ये जैसी इमोशन वाली बात कही, अब कुछ लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे होंगे, वो किसी गली की ओर निकल रहे होंगे, रुको रुको नहीं बहुत पीटे जाओगे, रुक जाओ अभी, किसी गली की ओर मुंह करके निकल दिए होंगे। गुरुजी आज तो आपने हमारी बात बोल दी, आज तो मैं अपनी बात कह के ही रहूंगा। इमोशन जगा है, रोको इस एनर्जी को, नहीं तो अभी तुम जो भूकंप की तरह एनर्जी लेकर जा रहे हो ना, सामने वाला इतना पीटेगा कि ज्वालामुखी जैसी कंडीशन हो जाएगी। तो ये क्या हुआ? भूकंप है। अब मान लो टहलते टहलते निकल गए और पहुंच गए कहीं, बोला उनको, इजहार किया। अब वहां पर एक सज्जन खड़े थे, भाई साहब, उन्होंने उठाया बांस। अब उनके अंदर भी जो इमोशन आएगा वो अचानक आएगा ना, अचानक आएगा। अब अचानक उन्होंने पीटना चालू कर दिया। तो ये जो दोनों बल थे, जो फोर्स थे, एनर्जी थी, अचानक उत्पन्न हुई। इसलिए इनसे बड़ा सावधान रहिएगा। तो ये पृथ्वी के अंदर, जैसे आपके मन के अंदर उत्पन्न हुआ। लेकिन एक बात बताइए, आप अभी भी यहां पर कुछ कर रहे हैं तो एनर्जी है ना, तभी तो आप क्लास सुन रहे हैं। ठीक इसी तरह से पृथ्वी के अंदर भी कुछ तो एनर्जी ऐसी होगी जो हमेशा काम करती होगी धीमी गति से, जो हमें पता नहीं चलता, जो हमें पता नहीं चलता। तो ठीक इसी तरह से पृथ्वी के अंदर जो बल है उसको पृथ्वी के अंदर काम करने वाला जो बल है उसको बोलते हैं अंतर्जात बल। अंतर्जात बल जब आकस्मिक रूप से घटित होता है तो इसको अंतर्जत अंतर्जात आकस्मिक बल बोलते हैं। और जब ये धीरे धीरे घटित होता है तो अंतर्जात निम्न गति से काम करने वाला बल बोलते हैं। अंतर्जात निम्न गति से काम करने वाले बल को एक नाम दिया गया है, पटल विरूपणी बल, डायस्ट्रॉफिक मोमेंट। आइए
मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। ठीक। अरे प्रभु, सर जी आपको गुस्सा नहीं आता है? बहुत आता है हमको। हमको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हमें पता चल जाता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत एनर्जी है। हमको गुस्सा आया किसी पर, हमने उसको पीटना चालू किया, हमारी कद काठी छोटी है, उसको हमसे ज्यादा गुस्सा आ गया, फिर कौन बचाएगा बताओ? कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि लोग हमेशा अपने से कमजोर से ही लड़ते हैं, तो हम लड़ते ही नहीं हैं। हम लड़ते ही नहीं हैं, हम निकल जाते हैं चुपचाप। एक दिन जा रहे थे, मैंने आपको बताया भी होगा, एक दिन मैं अभी स्कूटी से जा रहा था, एक फोर व्हीलर वाला आया, एकदम ऐसे ब्रेक मारा, मेरे मुंह से निकल गया कि मैंने, भाई ऊपर चढ़ा होगा क्या? उसने बोला हाँ आजा चढ़ा दूंगा। मैं चुपचाप निकल लिया, हंस के निकल लिया। वो मुझे, मैं हंस के निकला, वो इसी वजह से परेशान हो गया, ये हंस क्यों रहा है? तो उसने मुझे ऐसे परेशान किया, मैंने हंस के परेशान किया, है ना? तो यही बात है भाई बहन। आई क्या लिखा हुआ है? अंतर्जात बल कहते हैं जो बल पृथ्वी की सतह पर। अब देखो पृथ्वी की सतह पर कौन सा बल उत्पन्न होता है। मान लो अभी जो है कि आप मेकअप करके निकले, है ना? मेकअप करके निकले। आस्था जी लिखती हैं सर आप बहुत इनोसेंट हैं, इसी का लोग फायदा उठाते हैं बच्चे, इसी का। नहीं तो बताओ हम इनोसेंट नहीं होते तो 1200 रुपए में कितनी मेहनत करते। चलो हमारा इनोसेंट होना कम से कम आप लोगों के लाभ का तो काम कर। अगर हम चालाक होते, धूर्त होते, तो सही से बताना, कसम से बताना, हमने कौन सी कसम खाई थी कि हम ऐसे पढ़ाएंगे? अब बताओ कौन सी हमने कसम खाई थी कि हम ऐसे ही पढ़ाएंगे? हम निपटा नहीं देते, निपटा नहीं देते। एनएस शर्मा जी कह रहे हैं स्पीड बढ़ाइए सर। बढ़ा रहे भैया, थोड़ा सा समझना होगा। एक बार समझ लो, फिर इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ये समझने वाला है, ये पैराग्राफ समझने वाला है, इसी को मैं समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए। तो मान लेते हैं आप एकदम मेकअप करके तैयार होकर निकले। आपने जो है कि 1 किलो जो है कि चूना लगाया था, 2 किलो जो है कि आ, ये पॉन्ड्स या जो क्रीम आती है वो लगाया था, 5 से 6 किलो में जो है कि कम से कम रंग रहा हूं। अब 20-25 किलो का आदमी, आदमी नहीं बहन जी, है ना, 40 किलो वजन लेकर निकली थी घर से, है ना, बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी। अचानक क्या हुआ, हवा आया। हवा ने क्या किया, यह जो चेहरे पे इन्होंने मेकअप किया था, इतना भार डाला था, हवा ने कहा बहना तू इतनी धीरे धीरे जा रही है, बड़ा दिक्कत होगा, मैं तेरा भार कम कर देता हूं। बहन जी हवा से लड़ गई। हैं वायु देवता, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको पता भी है 4,000 रुपए खर्च किए हैं 4 घंटे बैठ के। वायु देवता चुप हो गए, कहे ठीक है माते, है ना, नारी शक्ति का दौर है, प्रधानमंत्री जी जो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, नहीं तो अभी तो तुमको निपटा दिए होते हम। ठीक है जाओ। वायु देवता बड़े जो है कि नाराज होकर कि कैसे बताओ, मैं इनकी मदद करने चाह रहा था, ये सुनते नहीं है। आगे बढ़े, वायु देवता अपने लोक में पहुंचे। लोक में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पर इंद्र भगवान बैठे हुए थे। इंद्र भगवान ने पूछा क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ भाई, क्या हुआ मित्र? उन्होंने कहा प्रभु कुछ नहीं, मानवता से भरोसा उठ गया। आज मैं एक बच्ची का मदद करना चाह रहा था, उसने मुझे मदद भी नहीं करने दिया और मुझसे लड़ बैठी। भगवान क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा ऐसे कैसे, सजा मिलेगी इसकी। तो अभी कुछ वो बोल पाते, तब तक बारिश होने लगी। अब जो बहन जी, है ना, 25 किलो की थी और 40 किलो का भार लेकर चल रही थी, अब उनके चेहरे पर दरारें पड़ने लगी। जैसे जैसे जल की बूंदें जाए दरारें पड़ने लगी। कुछ देर में पता चला, अरे भाई इस पे तो नालियां बन गई चेहरे पे।
फिर पता चला नहीं नहीं नहीं, नालियां ही नहीं बन रही हैं, लेयर की लेयर उतरती चली जा रही है। पहले ग्रीस वाली लेयर, फिर सूखे पाउडर वाली लेयर, फिर क्रीम वाली लेयर, फिर पता नहीं कौन सा जल वाली लेयर, ऐसे निकल गया पूरा जो कॉलोनी था, है ना, है ना, पूरा जो, है ना, कॉलोनी था, वह पाउडर और इन सब चीजों से भर गया। सभी नालियां जाम हो गई। तुरंत जो है कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन की अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई, कारणों की जांच के लिए कमेटी बैठाई गई। तो पता चला कुछ नहीं हुआ था, एक बहिर्जात बल उत्पन्न हुआ था। कहां पर? वायुमंडल में। कहां पर? पृथ्वी की सतह पर। उसने क्या किया? अपनी गति से, जल ने, वायु ने अपनी गति से कुछ चीजों को तोड़ दिया, टूटी हुई चीजें नालियों में भर गई, और उसके वजह से ये कंडीशन हुई। ठीक इसी तरह से हमारी पृथ्वी की सतह पर जो उठे हुए पहाड़ हैं, पर्वत हैं, इनको काटने का प्रयास वर्षा का जल, नदी का जल, वायु की गति, सागरीय जल, ये सब करते रहते हैं। तो ये भी तो क्या करते हैं? पृथ्वी के स्वरूप में परिवर्तन लाते हैं, और इसी के कारण इनको बहिर्जात बल बोलते हैं। अब बताओ, अब बताओ, अब जीवन में भूल पाओगे अंतर्जात और बहिर्जात बल? लड़कियों की बेइज्जती सर जी? नहीं भाई, ऐसी कैसी बात करते हो आप? आपको क्या लगता है लड़कियां ही मेकअप करती हैं? अरे ये कैसी बात। हम अपने एक मित्र से मिलने गए, हमने कहा भैया हम आ गए हैं, आइए चलते हैं। उन्होंने कहा भी आते हैं। अभी करते करते वो आधे घंटे में उतरे। मैंने कहा क्या हुआ भैया, क्यों इतना समय लग गया? कह रहे कोई बात नहीं, चलिए। हमने कहा भैया बड़ा महक रहे हो, बदबू आ रही है। कहें बदबू नहीं, इसको खुशबू बोलते हैं। मैंने कहा अरे अरे। फिर वो बैग लेके चल रहे थे, तो मुझे लगा कि भैया लैपटॉप लेकर जा रहे हैं काम वाम करना। फिर हम लोग पहुंचे एक रेस्टोरेंट में, तो मैंने कहा भैया हम तो ये खाएंगे ये खाएंगे। उन्होंने कहा आप खाओ, ऑर्डर करो, मैं भी आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो वॉशरूम में बैग लेकर गए, और फिर वहां पर वो आए। अब जब वो बैग लेकर आए तो बैग अब खाली हो चुका था, एकदम हल्का हो चुका था। हमने कहा भैया ऐसा क्या था कि जो वॉशरूम में आप फेंक आए? कहे फेंक नहीं आए, चढ़ा आए। तो भाई भी बहुत करते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की दुकानों पर आप चले जाओ, तो जितने लेडीज के आइटम मिलेंगे उससे कम बॉयज के आइटम नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। आजकल पुरुष महिलाओं को टक्कर दे रहे हैं मेकअप के मामले में, और महिलाएं टक्कर दे रही हैं सशक्तिकरण के मामले में। अरे प्रभु, ये सब मोह माया की चीजें हैं बच्चों, इन सब। आइए, क्लियर हो गया? चले। अब जब क्लियर हो गया तो मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं, एक इमेज दिखाता हूं, इसी को समझ लीजिए, एकदम सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए भाई, देखो, आप सबको मैं भाई बहन बोलता हूं, तो इतनी इजाजत तो मुझे दो कि मैं अपना हक अदा कर सकूं। हम अपनी दीदी को, अपने घर के परिवार के अन्य सदस्यों को ऐसे ही चिढ़ाते रहते हैं, इसी तरह से समझाते रहते हैं। तो आप कोई बुरा मत मानिएगा। आप जो चाहो मुझे बोल सकते हो, मेरे ऊपर लागू कर सकते हो। आप भी मेकअप करते हो, मैं बहुत मेकअप करता हूँ। मैंने एक कमरा लाइब्रेरी के बगल में बना रखा है, जहां पे डेली में कम से कम 15 किलो पाउडर लगाता हूँ। खुश? हाँ चलो आओ। आइए पृथ्वी की गतियों को हम समझते हैं। तो हमने कहा एक है अंतर्जात बल। अंतर्जात बल अगर आकस्मिक रूप से उत्पन्न होगा तो आकस्मिक बल, धीमी गति से उत्पन्न होगा, इसको लिख लो धीमी गति से, तो उसको क्या बोलेंगे? पटल विरूप। ये पूरा लगा लीजिए, ये पूरा बनाइए, ऐसे ही पूरा बनाइए, ठीक है। अब देखिए आकस्मिक बल में भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, भूस्खलन, लैंडस्लाइड, ठीक है, लैंडस्लाइड। अभी जैसे मेरे परिवार के सदस्यों ने कहा कि भैया कई साल हो गए पहाड़ गए, पता नहीं वो पहाड़ बचे भी है कि नहीं, एक बार घुमा लाते। हमने कहा कि ठीक है चलेंगे। उन्होंने कहा कब चलोगे भैया? हमने कहा सितंबर में चलेंगे। उन्होंने कहा भैया सितंबर में नहीं चलेंगे, जुलाई में चलेंगे। तो मैंने कहा हाँ जुलाई में चलेंगे। तो उन्होंने कहा भैया ठीक तो रहेगा। हमने कहा हाँ लास्ट इच्छा पूरी कर लो पहाड़ देखने की।
कहें भैया ऐसा क्यों बोलते हो? मैंने कहा ऐसे इस वजह से बोलता हूं कि देखो, अभी जब जुलाई में आप जाओगे पहाड़ देखने, तो पहाड़ देख जरूर आओगे, लेकिन दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी आत्मा हमेशा पहाड़ में ही कैद हो जाएगी। उनको ये बात बुरी लग गई। मैंने कहा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जुलाई के मंथ में क्या होता है, हमारे यहाँ पर बारिश जो है कि पर्वतों तक पहुंच चुकी होती है, और जैसे जैसे वर्षा हमारे यहाँ पर होती है, तो जो हमारे पर्वतीय भाग हैं वो क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो आप देखेंगे जुलाई अगस्त सितंबर में खूब जो है कि, है ना, लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है। भूस्खलन लैंडस्लाइड का मतलब क्या हुआ, पर्वत का एक हिस्सा हम लोग गाड़ी से देखते जा रहे थे, कितना अच्छा पर्वत है, कितनी हरियाली है, कितनी बर्फ है। एक हरियाली, एक पेड़, एक पर्वत का टुकड़ा, उसने इस बात को सुन लिया। उसने कहा कितने अच्छे लोग हैं, हमको याद कर रहे हैं। वो लुढ़कता को तुरंत 2 सेकंड के अंदर हमारे पास आ गया और उसने हमें गले लगा लिया। हम सब लोग कहां चले गए, ईश्वर के पास चले गए। अचानक हुआ ये, हमने बस उसको याद किया था, और हमने तो बस ऐसे ही बोल दिया था याद करके, उसने दिल पर ले लिया, और ऐसे दिल पर लिया कि उसने हमें छोड़ा ही नहीं। तो ये कंडीशन क्या होगी, अचानक हुई। ठीक है, तो देखो, हमने एक बल बताया धीमी गति से। जैसे धीमी गति से काम करने वाला जो बल है, इसको बोलते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। जिससे पर्वतों का निर्माण एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे यह घटित होता है पर्वत में। दूसरा हमने आपको बल बताया बहिर्जनित बल। अब बहिर्जनित बल में दो क्रियाएं मैंने आपको बताया। फिर से पाउडर क्रीम, है ना, 25 किलो की बहन जी, 40 किलो का वजन, फिर से याद कीजिए। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है अपर्दन। अपर्दन क्या हुआ, जब उनके चेहरे से जो भी मटेरियल था वह टूटकर हटा, और जब हटा तो क्या हो गया था, नाली जाम हो गई थी। तो इसको क्या बोलेंगे, निक्षेपण होना। उसको क्या बोलेंगे, निक्षेपण होना। अब देखो ये कौन करता है, क्या नदी करेगा, कोई भी बहता जल करेगा, बिल्कुल करेगा। तो कोई इस तरह का मेकअप करके नदी में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नदी में घुल जाएगा। हवा करेगी, वायु देवता का एग्जाम्पल। समुद्र करेगा, जल का ही एक रूप है। हिमनद ग्लेशियर करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या हम इस बात समझ पाए, सब लोग बताइए समझ पाए कि नहीं। अब देखो, अगर मैं आपको एग्जाम्पल ना देता तो इसी चीज को मुझे समझाना पड़ता, है ना, समझाना पड़ता। और अगर मैं इसी चीज को किसी और तरीके से समझाता तो हो सकता है इतना क्लियर ना होता। अब तो अब तो आप हमेशा, अब जब भी किसी को मेकअप कर, आप खुद मेकअप करोगे या किसी मेकअप वाले को देखोगे, तुरंत आपको ये फ्लो चार्ट याद आ जाएगा, याद आ जाएगा। विभा जी, लेट हो गई हूं। विभा जी कोई बात नहीं, अभी तक हमने पढ़ाई की ही नहीं। अभी तक हम अभी तक तो हम लोग इस पर बात कर रहे थे कैसे सजना है धजना है। तो कोई बात नहीं है, ठीक बात। चलो आगे बढ़े भैया। अब देखो ये चैप्टर कैसे निपटता है, मैं आपको बताता हूं। यहां आइए, एंडो एंड एक्सपो। एंडो का मतलब है अंतः, एक्सपो का मतलब है बाहर, जेनिक का मतलब उत्पत्ति। तो एंडोजेनिक एक्सोजेनिक बना लीजिए ऐसे ही जैसे इन्होंने बनाया है। जल्दी बना लीजिए, जल्दी बना लीजिए, जल्दी बना लीजिए। आइए, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। लिखना है ज्वालामुखी, मत लिखिएगा, मत लिखिए ज्वालामुखी, या लिख भी लो ज्वालामुखी। तो ऐसे लिखो ज्वालामुखी, और ये पूरा पॉइंट ही लिख लो, ऐसे लिख लो, लिख लीजिए। ये पॉइंट लिख लो तो फिर मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे। सर जी दिख नहीं रहा, अरे भाई बहनों ऐसा बात मत बोला करो,
ऐसी बात नहीं करते भाई बहनों। लो, अब दिखेगा, अब दिखेगा, अब दिखा। राहुल नहीं, गलत है भैया। राहुल जी, राहुल जी, यहां पर आप गलत हैं। आप कह रहे हैं कि मैग्मा जो निकलता है पृथ्वी के अंदर से, जो मैग्मा होता है वो बाहर निकलता है, इस प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं ना। मैंने इसीलिए तो कहा, इंटरव्यू का प्रश्न है ये, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल के कई स्टूडेंट से प्रश्न पूछा गया है कि ज्वालामुखी क्या होता है। तो जो राहुल जी ने बताया, यही सब लोग गलती करते हैं। लेकिन मेरे स्टूडेंट तो मेरे स्टूडेंट हैं, हम ऐसे ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। देखो, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का मतलब है मुख, जहां से ज्वाला निकले। ज्वाला, आग की लपटें नहीं निकलती, नहीं। क्या आप सब लोगों ने ठंडी में आग जलते हुए देखा है? क्या ठंडी में आप सब लोगों ने आग जलते हुए देखा है? देखा होगा। तो आग जब जलती है ठंडी में, तो आप देखते होंगे दूर से उसकी लपटें आती हैं। या आग, कई बार आपने देख सुना होगा कि आग लग गई तो लपट उठाई उठती है। भैया, जितनी ऊंची लपट वो दिखाई देती है, उतनी ऊपर उठती नहीं है। क्या होता है, एक बिंब बनता है, एक इमेज बनता है। जैसे रैम्बो दरअसल एक्चुअल में कोई कलर वहां पर पेंट नहीं कर रहा, वो लाइट का रिफ्लेक्शन है। ठीक इसी तरह से जो आग की ज्वाला है, उसका एक रिफ्लेक्शन होता है, तो हमें को लगता है और ये इसकी लपटें कितनी ऊंची उठ रही हैं। राहुल कह रहे हैं सर ऐसे मत बोलो, हम भी आपके स्टूडेंट, इसीलिए तो करेक्ट कर रहे हैं राहुल भैया। अभी तो आप, अभी तो हम लोग चालू किया है। सोचो, इस जितने पैतरे हैं, इस विषय के नहीं, सभी विषय के। मैं सही कह रहा हूं भाई। ये जो पेड कोर्स बैच है और एनसीईआरटी बैच है, इसको कर लेना ना, फिर मैं सही बता रहा हूं, आपके आगे ये जो तथाकथित अपने आप को बड़े बड़े एजुकेटर कहते हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े मोटिवेटर हैं, बहुत बड़े बड़े जो ज्ञानी बनते हैं, ये ज्ञान दुनिया की अन्य चीजों पर दे सकते हैं, आपको इन टॉपिक्स पर कभी आपके जैसा ज्ञान नहीं दे सकते। तो जब कभी पे ये कहीं खड़े होकर खूब बोल रहे हो ना, लफाजी कर रहे हो, तो इनसे कहना यूपीएससी के मास्टर हो, इस टॉपिक पर बोलो। और जब वो बोल रहे, कहना अब हमारा टर्न, अब देखो हम कैसे बोलते हैं। और जब आप अपनी बात रखोगे ना, तो पता उनका रिएक्शन क्या होगा? ऐसा। ठीक। अब देखो, तो मैंने क्या कहा कि जिस तरह से हम आग लगा हुआ देखते हैं, तो उसकी एक इमेज दिखाई देती है, ठीक इसी तरह से जब पृथ्वी के अंदर से गला हुआ पदार्थ निकलता है, तो इस गले हुए पदार्थ में गैसें, जल वाष्प, सब कुछ निकलता है, और इसके माध्यम से एक बिंब बनता है। ऐसा लगता है कि लपटें उठ रही हैं, ज्वाला उठ रही है। इसी के कारण इसको ज्वालामुखी कहते हैं। इसका मतलब है कि ज्वालामुखी मतलब एक स्थान है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कि ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से गला हुआ पदार्थ, या जो भी पदार्थ, ठोस पदार्थ है ना, टुकड़े जो भी निकल रहे हैं, वह जगह है जिसे दूर से देखने पर लगता है कि ज्वाला उठ रही है। इस स्थान को बोलते हैं। अगर आपसे पूछे फिर ये पूरा क्या है, तो आप कहना ज्वालामुखी क्रिया। तो यहां पर दो शब्द, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ज्वालामुखी क्या है, तो उनसे कहना कि पहले एक बात बताओ, ज्वालामुखी पूछ रहे हो या फिर ज्वालामुखी क्रिया पूछ रहे हो? ज्वालामुखी अलग है, ज्वालामुखी क्रिया अलग है। ज्वालामुखी क्रिया में मैग्मा क्यों बना, कैसे बना, क्यों ऊपर आया, कैसे उसने तोड़ा, कितना मैग्मा निकला, कैसा मैग्मा निकला, इस सब कुछ इसमें ज्वालामुखी क्रिया में शामिल है। और ज्वालामुखी का मतलब है छिद्र, दरार सिर्फ।
ठीक है। एक लोग कह रहे हैं, सर की आंखें कितनी बड़ी हो गई थी। हाँ, हमारी आंखें पहले से बड़ी हैं। क्लियर? क्लियर भाई बहनों? चलो आगे बढ़े। आइए अब आ जाते हैं भूकंप पर। एक सेकंड दो। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक कहावत सुनी है कि भैया लड़ाई मत करो? या आप में से अधिकांश लोग अब उस उम्र के पड़ाव पे होंगे जिनकी शादी की बात चलती होगी, या उनके परिवार में सदस्यों की शादी की बात चलती होगी। ठीक है। तो कहा जाता है, फिर कुछ लोग डरते हैं, अरे नहीं शादी उदी नहीं करना भाई, बड़ा झाम होता है। फिर एक कहावत आप बार बार सुनते हैं कि भाई जहां पर चार बर्तन रहते हैं तो उनमें खनखनाहट तो होती रहती, आवाज तो आती रहती। सुने हैं कि नहीं ये बात? है ना, कि भाई खनखनाहट आती रहती। किचन में आप कभी जाना, आप बर्तन को कितनी संभाल कर भी रखोगे ना, एक बर्तन दूसरे से टकरा जाएगा, आवाज कर जाएगा। कितना बदमाश है ना। मैं अभी एक जो है कि सज्जन के घर गया था। हमने जो है कि एक प्लेट उठाई और हमने सोचा कि इतने धीरे से प्लेट उठाएं कि उनको पता ना चले। वो टकरा गया। वो आवाज दिए, देखिए सर जी मैं कुछ मदद करूं? मैंने कहा नहीं भाई ये बर्तन है, ऐसे ही बोलते रहते। उन्होंने कहा नहीं सर ऐसे तो नहीं बोलते, टकरा गए होंगे। मैंने कहा अच्छा। तो टकराने से आवाज उत्पन्न हो गई। मैंने कहा अच्छा। अब प्रज्ञा जी लिखती हैं, सर मेरा रिप्लाई कभी नहीं देते। अगर हम ऐसा जानबूझ के करते हो प्रज्ञा जी, तो भगवान आज ही हमारी टांग तोड़ दे। अरे झटका तो लगा था, झटका तो लगा था। टूटी नहीं है, अभी टूटी नहीं है। तो हम ऐसा क्यों करेंगे बच्चे? अभी भैया 9:45 के बाद कोई मैं बात सुनूंगा, कोई डाउट लूंगा। अभी मैं टॉपिक पर बना रहूंगा। तो जिस तरह से बर्तन टकराते हैं, जैसे आप भाई बहन हो, देखिए मनीष जी भी कह रहे हैं कि मेरा भी नहीं देते। अब देख रहे हैं एक गुट बन रहा है। अब आपस में सब लोग लड़ लेना कि मेरा रिप्लाई देते मेरा नहीं देते। क्या हो रहा है? जहां पर 10 लोग रहेंगे तो इस तरह की चीजें होंगी होंगी। ठीक है। अब इसी तरह से जब पृथ्वी के ये टुकड़े हैं तो ये भी एक दूसरे से टकराते होंगे। जैसे फुटबॉल पर हम किक करते हैं, जब हम फुटबॉल पर किक करते हैं तो क्या होता है? फुटबॉल में गति उत्पन्न हो जाती, एनर्जी उत्पन्न हो जाती। ठीक इसी तरह से हमने कहा कि हमारी पृथ्वी भी इन टुकड़ों की तरह से बनी है। अब ये टुकड़े टकराएंगे तो बताओ गति होगी कि नहीं होगी? कुछ झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? एक व्यवहारिक एग्जांपल देखते हैं, है ना। एक एक व्यवहार, जैसे आप सभी लोग कभी ना कभी बहुत जल्दी में कहीं जा रहे होंगे। जैसे मान लो पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हम लोग। देश बदलना है, समाज बदलना है, गरीबी हटानी है, देश में इतनी चुनौतियां हैं। तब तक ये मैसेज आ गया पॉपअप करते हुए, है ना, मिस यू, बेटिंग यू। अब आपके अंदर ऐसी एक एनर्जी, अंदर अंतर्जात वाली, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी उत्पन्न हुई। आपने ना आओ देखा ना ताव देखा, छत से कूद गए या कूद गई, तुरंत निकल लिए। अब तेजी से, इतनी तेजी से जा रहे हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
सामने से कभी ट्रक आ जा रहा है, कभी बाइक आ जा रहा है ना। सब अपनी अपनी जान बचाकर जा रहे हैं। ट्रेन भी रास्ता बदल ले रही है। लेकिन जैसा मैसेज आपके पास गया था, ऐसा ही किसी और के पास गया था। वो भी उधर से उसी जोश, उसी उत्साह, उसी उमंग के साथ आ रहा है। दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जैसे एक दूसरे से टकराए, तुरंत एक एनर्जी उत्पन्न हुई। हुई कि नहीं हुई? भैया जी लिख रहे हैं, सर टॉपिक पर बात कीजिए। अ, काश भैया आप समझ पाते कि मेरा उद्देश्य टॉपिक को ही समझाना है। इसी टॉपिक को आप किताब से पढ़ लीजिएगा, एक बार नहीं 10 बार पढ़ लीजिएगा, और फिर उसके बाद ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं इनको सुन लीजिएगा। देखिएगा कि जीवन के अंत समय में क्या याद रहता है। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, बैठ के पढ़ा रहा हूं, लेकिन पढ़ा रहा हूं। मेरे लिए भी आसान होता कि मैं जल्दी से निपटा देता। खैर, अब पॉइंट समझिए कि आप जो लोग एक ही सी जो भी इधर से गति करते हुए आगे जा रहे थे, इसे तेजी से, इधर से भी कोई ही और सी गति करते आ रहे थे, एक दूसरे से अचानक टकराए, क्या हुआ? एनर्जी उत्पन्न होगा, है ना। एनर्जी उत्पन्न होगा। अब जब ये एनर्जी उत्पन्न हुआ, तो ये कहां पे एनर्जी, आपको झटका लगा। इस झटके के माध्यम से कई बार, है ना, आपका दिमाग चकरा जाएगा, कई बार आप गिर जाएंगे, ऐसा होगा। ठीक इसी तरह से अब हमारी स्थल मंडली जब प्लेटें गति करती हैं, तो यह टकराती हैं, और टकराने के कारण इनके अंदर कंपन उत्पन्न होता है। इसी कंपन को बोलते हैं भूकंप। ये भूकंप समझाने के लिए बता रहा था भैया। मेरा उद्देश्य आपका 1 मिनट बर्बाद करना नहीं है। मैं क्यों बर्बाद करूंगा? मैं चिल्ला रहा हूं ना, मैं चिल्ला रहा हूं। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या कहा? भूकंप। समझ गए भूकंप कैसे आता है? इसलिए जब भी इस तरह के मैसेज आए, तो समझ जाना कि यह मैसेज भूकंप का कारण बनेगा। भूकंप का कारण बनेगा, ठीक है। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है, उसे उद्गम केंद्र बोलते हैं। जैसे आपके अंदर ये एनर्जी कहां से आई कि भाई मुझे तेजी से पहुंचना है किसी स्थान पर, वो कैसे आई? एक मैसेज। और वो मैसेज कहां तक पहुंच गया? दिल की गहराई तक पहुंच गया। ठीक इसी तरह से पृथ्वी के अंदर, मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर यहां पर वह झटका लगा, एक एनर्जी उत्पन्न हुई, और तो जब यहां पर उत्पन्न हुई, तो इसको बोलेंगे उद्गम केंद्र। जैसे आपके संदर्भ में क्या होगा? जो एनर्जी उत्पन्न हुई, वो क्या होगा? आपका दिल, इमोशन, एक उद्गम केंद्र। अच्छा, ये एनर्जी चलकर जहां पर, अब यहां से एनर्जी उत्पन्न हुई, यहां पर जाकर टकराएगी, उसको बोलेंगे एपी सेंटर या अधिकेंद्र। अधिकेंद्र बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे एपी सेंटर। तो जब आप किसी से टकराए, तो वह टकराव वाला पॉइंट ही तो क्या था? जब तक आप तेजी से जा रहे थे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन किसी से जब टकराए तो झटका लगा ना, तो ठीक उसी जगह को बोल सकते हैं आपादी के अंदर। और इसी तरह से पृथ्वी के अंदर से जब कोई एनर्जी आकर सबसे पहले जहां पर पृथ्वी के जिस हिस्से पर झटका मारती है, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। जैसे आपने सुना होगा कभी भी भूकंप आता है, जैसे सब लोग कमेंट रोक दीजिए। मैं और ध्यान रखूंगा कि मैं एग्जाम्पल कम दूं, है ना। मुझे लगता है कि टीचिंग में एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, और ऐसे एग्जाम्पल दिए जाएं जिससे आपका इंटरटेन भी हो जाए और कोई गलत बात भी हम ना बोलें। ठीक है, हम कभी भी ऐसी कोई शब्द यूज नहीं करेंगे जिससे आपकी डिग्निटी, आपके सम्मान को चोट पहुंचे, क्योंकि मैं आप सबको भाई बहन कह के संबोधित करता हूं,
और ना सिर्फ संबोधित करता हूं बल्कि दिन रात इसी संबंध को आगे बढ़ाने के लिए मैं मेहनत करता हूं। 18 से 19 घंटे डेली मेहनत करके बस एक ही सपना देख रहा हूं कि आप लोग सिलेक्शन प्राप्त कर लो। हाँ, तो मेरा पॉइंट समझिए कि जब भी आपने सुना होगा कि भूकंप आता है, तो भूकंप के बाद उसका एपी सेंटर ढूंढा जाता है। क्यों? क्योंकि एपी सेंटर ही वो स्थान था जहां पर सबसे पहले झटका लगा। इस एपी सेंटर को समझने के लिए एक और एग्जांपल। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे टॉपिक से हट गया, मैं बिल्कुल नहीं हट रहा हूं। आप समझिए, आप एक बाइक लीजिए, है ना? जैसे हमारी दीदी थी, हमारी दीदी ने कहा कि सुनील, तुम बहुत बेकार आदमी हो। मैंने कहा दीदी ऐसा नहीं बोलते, सच बात ऐसे नहीं बोलते। या नहीं, ये सच भी है और हम बोलेंगे भी। तो हमने कहा बताओ क्या चाहिए। उन्होंने कहा तुम हमको स्कूटी ला के नहीं दे सकते हो। हमने कि क्यों नहीं ला के दे सकते। हम स्कूटी लिए, हम स्कूटी लिए और स्कूटी हमने कहा दीदी से लो सीखो जाओ, दे दिया। हमने कहा कि ऐसे जब ऐसे सीधे रखोगे तो सीधे जाएगा, ऐसे मोड़ दोगे तो ऐसे मोड़ देगा। उन्होंने कहा ठीक। वो जा रही थी ठीक ठाक सीधी सीधी, खाली सा फील्ड पड़ा हुआ था। उनके मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने लेफ्ट को मोड़ दिया। लेफ्ट में ऐसी एक खड़ी दीवार थी, है ना, और वो उससे जाकर क्या हुई, टकरा गई। तो जब वो टकराई तो वो रुकी नहीं, उन्होंने क्या किया, दीवार में छेद करके दूसरे के, अब चूंकि वहां पर दीवार था, दीवार में छेद करके अंदर पहुंच गई। अंदर देखा उन्होंने 10-5 लोग बैठे हुए हैं, खाना पीना खा रहे हैं। उन्होंने कहा हमको भी भूख लगी है। तो उनको स्कूटी से उतारा गया, स्कूटी से उतार कर खाना उना उन लोगों ने खिलाया। फिर हमसे बोला कि भैया खाना इन्होंने खा लिया है, 1.5 लाख रुपए का बिल बनेगा, दीवार सही करवाने हैं। तो हम देखने गए और हमने देखा है दीवार टूटी है। हमने पूछा ये दीवार टूटी कैसे? तो उन्होंने कहा कि यहीं पर पूरा एनर्जी लगी थी। तो मैंने कहा कि जो जहां पर पहली एनर्जी दीवार पर ऐसे लगी एकदम सीधी, वही ईपी सेंटर था। ईपी सेंटर पर दीवार इतनी दूर की टूट गई। ये जैसे जैसे इससे दूर गए तो हम लोगों ने देखा क्रैक है ना? हमने क्या देखा, क्रैक है, दरार है। ठीक इसी तरह से जब हमारे पृथ्वी में कहीं पर किसी स्थान पर भूकंप आता है तो उसका जो ईपी सेंटर होता है वहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए ईपी सेंटर कभी भी हमारे पास में ना हो। यह इंटरव्यू में मेरे स्टूडेंट से पूछा गया कि मान लो आप एक ऐसे स्थान पर रहते हो जहां पर भूकंप आएगा ही आएगा, जैसे लाइक जापान। जापान में डेली 1600 भूकंप आते हैं। हालांकि उनकी तीव्रता बहुत कम होती है। तो आप लोग काहे लड़ते हो भाई? सर बफरिंग हो रहा है। नहीं, कुछ बफरिंग नहीं हो रहा है। चलिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। देखो, कोई मुझसे कुछ भी बोले, मैं सबको बहुत प्यार करता हूं। एग्जाम्पल ही तो दे रहे हैं, और क्या दे रहा है जी, एग्जाम्पल ही तो है। तो अब समझिए, पूछा ये जाता है कि अगर आपको ऐसे स्थान पर रहना पड़े, है ना, जहां पर भूकंप आता है, तो आप कहां पर रहना चाहोगे? तो उनसे बस एक ही चीज बोलना है कि हमें किसी ऐसे स्थान पर रखो जो ईपी सेंटर ना बने। क्योंकि ईपी सेंटर पर तो सब कुछ क्या हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। जैसे नेपाल का भूकंप, भुज का भूकंप, अफगानिस्तान का भूकंप, नेपाल का भूकंप, कोयना का भूकंप। आप इसमें एक चीज नोट कर रहे हैं, मैं जो भी भूकंप बोल रहा हूं उसके आगे कोई नाम जोड़ रहा हूं। ये नामकरण कैसे होता है? ईपी सेंटर के आधार पर। बस इतना ही समझाना था। यह प्रश्न आपसे, आप किसी से पूछ लेना कि भैया ये भूकंप जो आते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है, और तब पता चलेगा इस एनसीईआरटी से मैंने क्या क्या आपको बता दिया। और लोग इस चीज को, है ना, क्लास 10th की 11th की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं।
ठीक है, क्लियर। तो यही है अधिकेंद्र। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या, अधिकेंद्र से कंपन बाहर की, अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अब बताओ, ये दीवार है ना, और मान लो मेरा पढ़ाने मन ना करे, मैं थक जाऊं और जाकर ऐसी खोपड़ी मारूं दीवार पर, तो जहां पर मैं खोपड़ी मारूंगा वहां पर हो सकता है थोड़ा सा क्रैक बन जाए, दरार आ जाए। और क्या वहीं पर एनर्जी रहेगी क्या? नहीं, थोड़ा सा दूर भी। आपने कई बार हथौड़े से दीवार पर मारा होगा, जहां हथौड़ा से लगता है एनर्जी, वहां तो उसका असर होता है, उसके पास वाले स्थान पर भी तो होता है। और जैसे जैसे जहां पर आपने हथौड़ा मारा उससे दूर जाएंगे, उस एनर्जी का प्रभाव क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, इधर नहीं इधर, ये एक निशान देख रहे हो? आप देखो कितना व्यवहारिक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बुरा मत मानना, कोई कोई बुरा मत मानना। ये देखो, यहां पर देख रहे हो एनर्जी। अब हुआ क्या, हम सब लोग छोटे थे, तो आपने आई स्पाइस सुना है? आई स्पाइस खेलते हैं, आई स्पाइस। अब समझो हमने भूकंप को कितने अच्छे से एंजॉय किया। तो हम लोग आई स्पाइस खेल रहे थे, और हम आज के तो है नहीं, 40 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। आई स्पाइस खेलते खेलते, लाइट उस समय रहती नहीं थी, आपको भी पता है इतनी, हम ऐसे आ रहे थे, और एक और दोस्त, वो भी जो है कि ऐसे खूब हंसते हंसते आ रहा था, और उसकी दांत आगे निकले हुए थे, दांत उसके आगे निकले हुए थे, और वो हंसते हंसते आया, और वो मुझे समझ रहा था इसी को धप्पा मारना है, और मैं उसको समझ रहा था, जबकि धप्पा हमें किसी और को मारना था, वो अलग व्यक्ति था। अंधेरे में देखो क्या कंफ्यूजन हुआ। वो हंसते हंसते आया, उसका चेहरा दांत लगा यहां पर, तो यहां पर ज्यादा असर हुआ, तो ब्लड उलट निकलने लगा। आधे घंटे बाद पता चला कि फूट उठ गया है। तो हम गए घर पे, तो मम्मी ने कुछ नहीं सोचा, 2 थप्पड़ और मारे। कहे कैसे लगाई, कैसे खून निकल रहा है यहां से? तो मैंने कहा ये ईपी सेंटर है। कहे इसकी एनर्जी उत्पन्न कहां से हुई? मैंने कहा वो नहीं आया, उस दांत वाला नहीं आया, वो भाग गया। तो कहीं ईपी सेंटर यहीं पर चोट लगी है ना? मैंने कहा हाँ यहीं पर लगी है। कहीं दूर में थोड़ा सा, मैंने कहा हाँ थोड़ा सा पास में दर्द हो रहा है, लेकिन यहां ज्यादा हो रहा है, ये ईपी सेंटर है। समझे? आप तो नहीं बोलोगे ईपी सेंटर? तो देखो वही लिखा हुआ है, वहीं पर लिखा हुआ है। अरे नहीं, दांत ही था। अरे भाई देखो, उस समय मैं छोटा रहा होऊंगा, तो एक जगह ही लगा। अब जैसे जैसे हम बड़े हुए, तो उसका भी, चोट का आकार भी तो बढ़ेगा। जैसे बैलून है, बैलून पर एक पॉइंट अभी बना दो बिना फुलाए, और जब उस बैलून को फुलाओगे तो पॉइंट का आकार भी तो बढ़ेगा। बताओ, हम ज्योग्राफी जी लेते हैं, है नहीं? लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी जीते हैं। बताएंगे बच्चे, एनसीआर में भूकंप क्यों आता है, इंडिया किस भाग में भूकंप क्यों कम ज्यादा, सब बताएंगे। अभी देखो आगे बढ़ने दो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में, अर्थात ईपी सेंटर के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ, जैसे मैंने अभी दीवार में खोपड़ी मारने की बात की, भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। क्लियर? अच्छा, अगला पॉइंट है उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र, उद्गम केंद्र वह स्थान होता है जहां पर भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम होता है। जैसे वो व्यक्ति, उसका एनर्जी हंसने का जहां से उत्पन्न हुआ था, वो उसका उद्गम केंद्र था।
ठीक इसी तरह से पृथ्वी के अंदर कोई एनर्जी उत्पन्न हुई तो वह उसका उद्गम केंद्र है। जैसे एक कढ़ाई लेना, इस कढ़ाई में आप क्या करो, कढ़ी बड़ी डाल दो ऐसे, और इसको ढक दो, और यहां पर इसको क्या करो, हीट दो, यहां पर इसको हीट दो, और इस हीट से अब ध्यान देना, इसको हीट यहां पर मिल रहा है ना, गैस नीचे से यहां पर मिल रहा है, तो ये जो पकौड़े हैं ये क्या करेंगे, कूदने लगेंगे, एनर्जी यहां पर मिल रहा है, ये क्या है, यह अधिकेंद्र। और जो यह पकौड़ा आकर यह इससे टकराएगा, ऊपर की थाली से टकराएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ईपी सेंटर हो जाएगा। क्लियर। हाँ, भावना जी लिखते हैं कि सर हम आपके एग्जाम्पल से आपकी फैमिली से भी कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। कुछ दिनों में ना आप लोग मेरे घर के विषय में सब जानते होंगे, है ना। बस ये मत करना कि देखो है ना, मम्मी पापा के पास आ जाओ आप और कहो देखो, जो भी जमीन वमीन है, जो भी प्रॉपर्टी है, एक हिस्सा हमारा भी। मम्मी पापा कहेंगे क्यों बेचे बच्चे, ऐसा क्यों। कुछ नहीं, हम आपके घर के हैं, देखो भैया बोलते थे, हाँ बहन जी, हाँ भैया जी, हाँ भैया जी, हाँ बहन जी, है ना। और बताओ, हम सब कुछ जानते हैं घर के विषय में, ये दीदी हैं, ये भैया हैं, आप हो, ये आप हैं, मम्मी जी नमस्कार। क्लियर। आगे बढ़े। हम्म, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जिसको आप एग्जाम्पल कहते हैं ना कि मैं एक नीरस एग्जाम्पल दूं, मैं सही कह रहा हूं, नीरस एग्जाम्पल क्या, मेरे पास एग्जाम्पल का भंडार है। मैं चाहूं तो अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी खोल सकता हूं एग्जाम्पल देने की, वैसे भी एग्जाम्पल है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि एक बार पढ़कर दोबारा आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़े। मैं हल्के एग्जाम्पल देकर, छोटी छोटी देकर मैं समझा दूंगा, और आप समझ भी जाएंगे, मेरी गारंटी है। लेकिन होगा क्या, एक साल बाद आप भूल जाएंगे। मैं ये चाहता हूं कभी भी ना भूलें, इसलिए इस तरह की कहानियां मैं क्रिएट करता हूं, इस तरह की चीजें आप तक पहुंचाता हूं। उद्देश्य ये है, भूलें ना आप। मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद करना नहीं है, क्योंकि मैं आपका नहीं, अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। आप एक स्टूडेंट हैं, मैं अगर अपने समय की वैल्यू बताऊं आपको तो समझिएगा, मेरे पास 1 घंटे पढ़ाने का, मैं 1 घंटे किसी भी कोचिंग में जाकर पढ़ाऊं, मुझे 20,000 रुपए मिलेंगे। 1 घंटे पढ़ाने का, एक दिन का है ना, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि अच्छा महीने का होगा। 1 घंटे मैं कहीं लेक्चर देने चला जाऊं, मुझे 20,000 रुपए मिलेगा। अब मैं इतना पागल तो मैं नहीं हो सकता हूं कि मैं 20,000 रुपए प्रति घंटे का आदमी जानबूझकर आपका समय बर्बाद करूं, है ना, समय बर्बाद करूं। मैं अगर समय बर्बाद करना चाहूंगा तो मैं यहां पर जाके करूंगा। ठीक है, चल। टाइप ऑफ वेव आगे आएगा, घबराइए मत, सब बता देंगे, आगे बढ़ेंगे, सब हो जाएगा बच्चों, निश्चिंत रहो। यदि भी भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। इस वक्त आपने देखा होगा, पहले जो है कि प्रचार आता था, भूकंप आने पर क्या करें, है ना, कोने में छुप जाएं, किसी मजबूत चीज का सहारा लें, ऐसा सुने होंगे। तो वही तैयारी है। स्थानीय लोग कुछ स्थानीय तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, देखा गया है कि जब क्या होता है ना, भूकंप आना होता है, तो सांप बिल से बाहर निकलने लगते हैं, चींटियां बड़ी तेजी से बाहर निकलने लगते हैं, है ना। एक लोग कह रहे हैं कि सर नोट्स कम बना, नोट्स, ठीक है,
लिख नहीं रहे थे आप लोग? वही एपी सेंटर आदि केंद्र लिखना था, लिखे नहीं थे? ज्वालामुखी तो मैंने छापने के लिए बोला था। तो बहुत कम लिखना है, लिखना आज ज्यादा है नहीं, समझने वाली चीज है। तो ये सब कुछ नहीं है ना, ये सब कोई नोट सोर्स नहीं बनाना। आगे यहां पर आइए। भुज में भूकंप के झटके, 26 जनवरी 2001 वो भुज शहर के रिक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया। अब छोड़ दीजिए, यहां पर एक शब्द समझ लीजिए, रिक्टर स्केल। क्या आप लोगों ने वो 6 इंची का जो स्केल आता है उसको देखा है? 6 इंची का स्केल, जिसके माध्यम से आप कोई ड्राइंग वगैरह करते हैं, ऐसा होता है, ठीक होता है। वो प्लास्टिक का रहा होगा, लोहे का रहा होगा, लकड़ी का रहा होगा। ठीक बात कह रहा हूं मैं ठीक बात कह रहा हूं। लेकिन वो कागज का भी तो हो सकता है कि नहीं? भाई दूरी ही तो दिखानी है, कागज का भी हो सकता है। अब इसी तरह से क्या हुआ, एक रिक्टर महोदय थे, इनके विषय में आगे हम बात करेंगे। इन्होंने क्या किया, ऐसे कुछ मान दे दिए, कुछ पॉइंट्स बना दिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक पेज पर लिख दिया। और यहां पर क्या किया इन्होंने, ऐसे एक जो है कि लोहे की रॉड टाइप की ली, जो कि स्प्रिंग से जुड़ी थी, स्प्रिंग से कनेक्ट थी। अब इस पर इन्होंने क्या किया, ऐसा पेन रख दिया यहां पर, ये वाला देख ऐसे। और इसमें ये था कि जैसे यहां पर कोई झटका लगेगा तो ये क्या करेगा, ये गति करेगा, जैसे ऐसे 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 ऐसे। मान लो यहां तक आया, तो इसका मतलब क्या था, मैक्सिमम स्पीड इतना। जैसे आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि जब किसी का अंतिम समय आता है, दिखाना होता है मूवी में, वो दिखाते हैं ऐसी पल्सेस चल रही हैं, दिखाते हैं, दिखाते हैं कि नहीं? है ना? ठीक इसी तरह से यह एक स्केल होता है। इस स्केल के माध्यम से अगर मान लो स्केल पर तीव्रता 2 है, पता ही नहीं चलेगा। जब क्या होता है, 5 से अधिक तीव्रता, 5 क्या 4 भी कह लो, 4 से 4 5, जब तीव्रता, भूकंप की तीव्रता 4 से अधिक होती है, माफी चाहता हूं बच्चों, माफी चाहता हूं। ना, माफी चाहता हूं। तो जब जब भूकंप की तीव्रता 4 से ऊपर होती है तो हमें पता चलने लगता है, 4 से कम में नहीं। जैसे मैंने अभी जापान का एग्जांपल दिया कि 1600 भूकंप आ रहा है वहां पर, लेकिन अधिकांश भूकंप क्या होते हैं वहां पर, तो 6 तक का जब स्पीड होता है ना भूकंप का, तो क्या करते हैं, कॉफी, गर्म पानी ले लेते हैं, उसी में कॉफी डाल देते हैं, शुगर थोड़ा सा डाल देते हैं, और ऐसी टेबल पर रख देते हैं, नहाते धोते रहते हैं, और आते हैं तो कॉफी तैयार हो चुकी। पता क्यों? भूकंप आता है, ऐसे हिलता है, कॉफी, चीनी, शुगर सब कुछ मिल जाता है। वो लोग इतने हैबिचुअल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो स्पीड है, जो सेंस हम जिसको कर पाते हैं, वो 4 से ऊपर का है। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता है उतना ही खतरनाक होता है। जैसे इंडिया में अगर भूकंप की तीव्रता 6 या इससे अधिक हो, समझ जाइएगा ये बड़ा खतरनाक होने वाला है, बहुत खतरनाक होने वाला है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब छोड़ दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है। चैप्टर खत्म करके ही क्लास खत्म होगी भाई। ठीक है, चैप्टर खत्म करके ही इस खत्म होगी। यहां तक हम बात को समझ पाए कि नहीं? यहां तक बात समझ पाए कि नहीं, एक बार बता दीजिए। है ना? यहां तक समझ पाए कि नहीं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो बच्चे, लिख सकते हो।
सर हमें ये समझ में नहीं आया कि भूकंप का नाम क्यों रखा गया। भू मतलब पृथ्वी, नहीं समझ में तो आपको आया है कहीं ना कहीं से, तभी आपने प्रश्न पूछा। भूकंप का मतलब ही क्या हुआ? भू मतलब पृथ्वी, कंपम मतलब कांपना। तो मैंने कहा कि जब दो प्लेटें टकराती हैं तो झटका लगेगा, उसको हम भूकंप बोलेंगे। मैंने आप दो लोगों को टकराया, है ना, और दो लोगों को टकराया तो झटका लगा, भूकंप आया। आइए अब देखिए, जो भी कुछ हो रहा है पृथ्वी पर, इससे क्या हो रहा होगा कि कुछ स्थलाकृतियां बन रही होंगी, कुछ बदल रही होंगी। आइए देख, अपक्षय एवं अपर्दन। अपर्दन मैंने अभी आपको बताया, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वाला, है ना, 25 किलो की बहन जी, 40 किलो का वजन वाला। अपक्षय समझिए, अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना, अपने स्थान पर टूटना। जैसे आप एक ईंट लीजिए, ठीक है, और ईंट को ले जाकर छत पर रख दीजिए। अब उस ईंट पर धूप लगेगी, हवा चलेगी, बारिश होगी, है ना, सबका प्रभाव। तो ईंट के कुछ टुकड़े टूटेंगे कि नहीं? टूटेंगे। तो जब वो टूटे तो उस टूटने की क्रिया को कहते हैं अपक्षय। ठीक है, तो टूटने की क्रिया को कहते हैं अपक्षय। अब ये जो टूटा हुआ पदार्थ है, टूटा पदार्थ क्या करेगा? इसको कोई एनर्जी मिल जाए, जैसे वायु मिल जाए, कि ईंट का पदार्थ टूटा, ईंट का एक कण टूटा, दो कण टूटा। अब ये जो टूटे हुए पदार्थ है, ये किसी भी गतिशील कारक, गतिशील कारक में क्या हो सकता है? वायु में गति है, तभी तो वायु कह रहे हैं आप। जल है, गति कर सकता है। तो किसी भी गतिशील कारक, ब्रैकेट में लिख दीजिए, जैसे वायु और जल के कारण, गतिशील कारक के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? अपर्दन। अपर्दन। जैसे यहां पर मैंने एक ईंट लिया, इसको रख दिया, अब कुछ समय बाद इसके कुछ कण टूटने लगे, मान लो ऐसे, ये कण टूटने लगे, ये अपक्ष है। अब ये टूट कर जल के माध्यम से, वर्षा के जल के माध्यम से जब यहां पर ऐसे ही जा रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो ये कणों का टूटना अपक्ष है, यह जाना अपर्दन। अब बताओ, ये जो अपर्दित पदार्थ कहीं जाकर एकत्रित होंगे किसी नीचे गड्ढे वाले स्थान पर, इसको बोलेंगे निक्षेपण। ये लिख लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा, इसको बोलेंगे निक्षेपण। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को निक्षेपण कहते हैं। गलत। नहीं, निक्षेपण समझ लीजिए। निक्षेपण का मतलब है एकत्रित होना। अभी भैया पहले चैप्टर खत्म करने दीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। कमेंट लेंगे फिर आप, फिर हम कमेंट लेंगे। ठीक है, आइए, यहां तक हो गया। पश्चिम और अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार बदलती है। बदलेगी कि नहीं? बिल्कुल बने, कि भाई पृथ्वी का कोई ना कोई भाग किसी न किसी कारण से टूट रहा है, और टूटे हुए भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। सैल मतलब चट्टानों के टूटने से अपक्षय की क्रिया। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे, इनमें क्या गति है कि नहीं? इनमें गति है। जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। जब गति कर रहे हैं, टूटे हुए भाग को लेकर जाएंगे, अपर्दन कहलाएंगे। वायु, जल आदि
अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। देखो वही चीज जो मैंने अभी बताया, और अगर याद हो आपको तो ये सभी चीजें वह जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उसके हिसाब से आसान हो सकती हैं, अगर एग्जाम्पल अभी तक याद है तो। फसलों एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। मैंने कहा था नालियां भर गई थी, एमसीडी या नगर पालिका की मीटिंग बुलाई गई। याद आ रहा है उसे? याद आ रहा है? अपरदन एवं निक्षेपण की ये प्रक्रम प्रकृति की धरातल पर स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। स्थलाकृति मतलब स्वरूप, जिस रूप में हमें देख, जैसे मान लो यह आपको एक जलप्रपात देखने को मिल रहा है। अब ये जो जलप्रपात ही कैसे, यहां पर क्या हुआ रहा होगा, कोई पत्थर रहा होगा, उसको नदी के जल ने काट दिया। अब डायरेक्ट इस ऊंचाई से इस पर ये गिरता है, तो क्या कहलाए, यह आपका बन गया अपर्दन के कारण बना हुआ। ठीक इसी तरह से जितने भी हम मैदान देखते हैं, चाहे गंगा का मैदान हो चाहे ब्रह्मपुत्रा का मैदान हो, वो कैसे बना है, निक्षेपण के माध्यम से। तो नदी के कार्य देख लेते हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े वाले ढाल पर गिरती है तो जलप्रपात बनाती है। बना दिया जलप्रपात इसने। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने कभी ऐसी कंडीशन फेस की है, उस मैं तो आज भी करता हूं, कि आप घर में प्रवेश करें और कोई कह दे ए भैया घर जा, ये लो ये थोड़ा सा बाल्टी रख दो पानी की, तो आप, और बाल्टी कितनी की, 25 लीटर 30 लीटर वाली, तो आप जब चलते हैं तो झूलने नहीं लगते हैं, या कोई आपके ऊपर वजन रख दे ज्यादा और कहे भैया बस ज्यादा नहीं, 8 किलोमीटर दूर है घर पहुंचा दो, आप लड़खड़ाने लगोगे कि नहीं, लड़खड़ाने लगोगे, है कि नहीं। ठीक इसी तरह से जब नदी क्या करेगी, गति करेगी और उसके पास उसका भार बढ़ जाए, उसमें अपर्दित पदार्थ अवसाद बढ़ जाए, तो नदी भी तो लड़खड़ाएगी। जैसे आपके ऊपर आप जा रहे थे बड़े मस्त तरीके से झूमते हुए, किसी ने कहा भैया 50 किलो का वजन है, 8 किलोमीटर पहुंचाना है, थोड़ी दूर तो ठीक चलोगे, उसके बाद क्या करोगे, लड़खड़ाने लोगोगे। आओ देखो, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती। क्यों? क्योंकि इसके पास जो अपक्षयित और अपर्दित पदार्थ है वो ज्यादा हो चुका है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। तो विसर्प बना है सर्प से। सर्प देखिए सांप, तो सांप सीधा सीधा चलता है टेढ़ा मेढ़ा, है ना, अपनी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए टेढ़ा मेढ़ा चलता है। ठीक इसी तरह से जब आप क्या करते हैं, अपनी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए जब भार आपके ऊपर होता है तभी तो लड़खड़ाने लगते हैं। इसी तरह से नदी का जल जब ऐसे चलता है तो उसको विसर्प कहते हैं। लिख लीजिएगा विसर्प किसको कहते हैं, मैंने जो समझाया इसको लिखिए पहले। जल्दी कीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद विसर्पों के किनारे लगातार अपरदन निक्षेपण शुरू हो जाता है और विसर्प लोब के किनारे निकट आते हैं। समय के साथ विसर्प लोब नदी के कट जाते हैं और अलग झील बनती है जिसको चाप झील बोलते हैं। अभी बता रहा, ठीक, लिख लिया। अब देखिए ये क्या था, पहले नदी का जो जल था ऐसे करके ऐसे जाता था। अब नदी ने क्या किया, अपना रास्ता बदल लिया, और रास्ता जब बदल लिया तो यहां पर एक जो है कि ऐसा भूमि थी जो गड्ढे नुमा भूमि थी, इसमें कुछ जल रह गया। तो ये जो जल रह गया है ये किसका था, पहले नदी इधर से प्रवाहित होती थी झिकझैक करते हुए। अब मान लो यही जो है ये वाला टुकड़ा है, ये वाला भाग नदी क्या करे, आगे से चलकर अपना रास्ता ऐसे बदल ले, तो ये भाग इसी तरह से कट के रह जाएगा कि नहीं। तो यह जब जल क्या होता है किसी स्थान पर रुका रह जाता है, तो रुके हुए जल को ही आप क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं, तालाब बोलते हैं। तो इसी को बोलते हैं चाप झील। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चाप झील कैसे बनती है, तो कहिएगा जब नदी विसर्प का रास्ता बदल जाए,
का रास्ता बदल जाए, है ना, बदल जाए। जब नदी विषम रास्ता बदल लेगा तो क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ जल का भाग है वह, है ना, क्या बन जाएगा, चाप झील बन जाएगा। क्लियर। सबसे बड़ी विसर्ग कहाँ है गुरुजी? हमको भी नहीं पता भैया, एनसीईआरटी बताएगा तो पता चलेगा, हमें नहीं पता, कसम से नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक। कभी कभी नदी अपने तटों के बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। इसका क्या मतलब, नदी का एक रास्ता है, आपने क्या किया, उसका अतिक्रमण कर लिया, तो नदी में जब जल ज्यादा होगा तो घरों में प्रवेश करेगा, उसको बाढ़ बोलते हैं। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य अपरदित पदार्थ निक्षेपित हो जाते हैं, इनको बोलते हैं बाढ़कृत मैदान। तो जब बाढ़ का पानी मैदान का निर्माण करे, मैदान का निर्माण कैसे करेगा, बाढ़ का पानी आया तो उसमें मिट्टी के कुछ कण होंगे कि नहीं होंगे, चट्टानों के कुछ कण होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। वही जब निक्षेपित कर दिए जाएंगे तो जहां पर निक्षेपित किए गए हैं उनको बाढ़कृत मैदान बोलते हैं, लिख लीजिएगा। नदी के उत्थित तटों को, नदी के किनारे जो तट है जहां से आप नदी में जंप लगाते हो उनको तटबंध कहते हैं, उनको तटबंध कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक, यहां तक क्लियर। अब आप अपने डाउट्स पूछिए, इसके आगे जर्नी कल तय करेंगे। आपकी जो भी प्रश्न है, डाउट्स हैं, पूछ सकते हैं। सर जीएस पेड बैच में दोबारा से नोट्स बनाना है। बच्चे नोट्स बनाने से मत घबराओ, नोट्स बनाते समय पढ़ाई करना, जब मैं उतना समय ले रहा हूं उतने समय तक आपको क्लास में रहना है तो नोट्स बना लेना, अच्छा ही होगा। नोट्स बनाना तो मैं बता रहा हूं दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, जितना नोट्स बनाओगे उतना ही अच्छा होगा। 2026 में अटेम्प्ट देना है, करंट अफेयर्स कब से शुरू करें, अभी से शुरू कर दीजिए। निक्षेपण बता दीजिए, कोई भी अपक्षित या अपरदित पदार्थ जहां पर एकत्रित होगा उसको क्या कहेंगे, निक्षेपण। जैसे आपके घर का जो भी मटेरियल नाली के माध्यम से किसी गड्ढे में एकत्रित होता है उसको बोलेंगे निक्षेपण वाला स्थान। या घर के पास आप लोग गड्ढा बना देते हैं जिसमें सभी पदार्थ इकट्ठे हों, वह क्या है, निक्षेपण है। अपर्दन बताओ प्लीज। जब कोई टूटा हुआ पदार्थ, जैसे नदी को आप देखिए, तो नदी में आप देखे होंगे कि बहुत से, जैसे नदी में आपने देखा होगा पत्थर लुढ़कते हुए चलते हैं, बहुत सी चीजें लुढ़कती हुई चलती हैं। या फिर आप समझिए धूल भरी आंधी, धूल भरी जब आंधी आप देखते हो तो धूल क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि धूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायु द्वारा पहुंचाई जा रही है, इसको अपर्दन बोलते हैं। किसी भी टूटे हुए चीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अपर्दन कहलाता है।